हेलो स्टूडेंट पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे एसी चैप्टर के बारे में और उसी एसी चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हम। मेरा नाम है बबलू जांगीड़ और इसी तरीके से आप सभी स्टूडेंट जो है सारी चीज़ें देखें कि क्या हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। उसके बाद जितने भी नए कॉन्सेप्ट हैं मैं वो आपके लिए लेके आऊँगा। चलो स्टार्ट करते हैं एसी का चैप्टर जिसको हमने पिछली क्लास में वहाँ जहाँ छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। चलो तो हमारा जो टॉपिक था वो था प्योर रेजिस्टेंस। तो प्योर रेजिस्टेंस के केस में हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली थी करंट की इक्वेशन। सो करंट की इक्वेशन आई थी हमारे पास I = I0 sin ओमेगा टी। इस इक्वेशन को हम फेजर डायग्राम में और इसको ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रूल बताऊंगा कि भी किस तरीके से फेजर डायग्राम सोल्व किया जाता है। तो उसके रूल हम सीखेंगे सबसे पहले। तो रूल कैसे बनाते हैं हम देखें, रूल्स ऑफ फेजर डायग्राम। ठीक है, तो पहले हम सीखेंगे रूल्स ऑफ फेज टू फाइंड फेज को किस तरीके से निकाला जाता है। जैसे कि मैं कोई इक्वेशन देता हूं, जैसे सपोज दैट कि मैंने कोई इक्वेशन ली, जैसे कि मान लो इस तरीके की इक्वेशन ली मैंने, x = a sin ओमेगा टी प्लस 5। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर ये जो वैल्यू है, ये ओमेगा टी प्लस 5 जो है यहाँ पे, ये फेज का काम करता है। तो ये फेज होता है और 5 यहाँ पर इनिशियल फेज होता है। 5 जो है वो क्या है यहाँ पे, इनिशियल फेज है। तो अगर आपके पास दो इक्वेशन दे दी जाए, एक x1 दे दी और दूसरी आपको x2 दे दी, जो इस तरीके से a sin ओमेगा टी, इसको 5(1) कर लेता हूँ, ओमेगा टी प्लस ये हो जाएगा 5(2). सो फेज डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे वो हम देखने वाले हैं यहाँ पे, किस तरीके से फेज डिफरेंस को डिफाइन किया जाएगा। नाउ करके देखते हैं। तो ये इक्वेशन है हमारे पास, तो यहाँ से फेज डिफरेंस निकाला जाएगा। तो हम निकालते हैं पहले फेज डिफरेंस ऑफ x1 विद रेस्पेक्ट टू x2। x1 का x2 के रेस्पेक्ट में किस तरीके से फेज निकाला जाएगा। ये जो वाली टर्म है ये पूरी फेज है, इन दोनों को डिफरेंस कर देते हैं। तो पहले x1 का लिखेंगे जो पहले आ रहा है, उसके बाद x2 का लिखेंगे। सो x1 का फेज है हमारे पास ओमेगा टी प्लस ये आ गया 5(1) और इसे माइनस कर देंगे ओमेगा टी प्लस 5(1). तो 5(2) आ जाएगा यहाँ पे। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5(1) माइनस 5(2) और इसे हम बोलेंगे फेज डिफरेंस। ये हमारे पास फेज डिफरेंस। ओके, ये तो है फेज डिफरेंस। अब कुछ फेज निकालने के और भी तरीके होते हैं, जैसे कि कैसे फेज निकाला जा सकता है। कई बार सिचुएशन इस तरीके की भी दी जाती है आपको कि इसी तरीके के इक्वेशन में यहाँ t1 टाइम दे दिया जाएगा। सपोज दैट मैंने एक इक्वेशन ली a sin ओमेगा t1 और ये हो गया +5 और यहाँ x2 दे दिया आपको a sin ओमेगा t2 + 5। इस तरीके से अगर फेज निकाला जाए तो फेज कैसे निकाला जाएगा। तो फेज डिफरेंस का मतलब है इन दोनों जो भी फेज होगा उन दोनों का डिफरेंस करना है हमें। जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास फेज डिफरेंस ΔΦ आ जाएगा। मैं इसको ΔΦ लिखूँ और ये जो फेज डिफरेंस आएगा मेरे पास, ये वैल्यू क्या आएगी ये मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे। तो देखो वैल्यू क्या आएंगी हमारे पास, ΔΦ की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा t1 माइनस t2। सो ΔΦ यहाँ पे लिखा जाएगा, ओमेगा को लिखा जा सकता है 2π/T और ये हो जाएगा t1 माइनस t2 एंड फाइनली ΔΦ जो है उसे ऐसा भी लिखा जाएगा 2π/T × ΔT। तो अलग अलग तरीके से फेज डिफरेंस निकाला जा सकता है। आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा कि भी किस तरीके से हमें इक्वेशन गिवन है और उसके किस तरीके से हमें फेजेस निकालने होते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारा फेज डिफरेंस के बारे में छोटा सा टॉपिक। अब हम बात करेंगे कि इसके रूल्स क्या होते हैं। तो रूल्स बनाना है सबसे पहले, जैसे कि सपोज दैट इसी की, क्योंकि हम एसी का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो क्यों ना हम एसी के ही पार्ट से शुरू करें। तो अब मैं रूल्स बनाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। ये चीज़ आप दिमाग में रखना क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई सारे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करती है। नाउ एक एग्जाम्पल भी लेंगे ताकि हमें इस चीज़ से समझ में आए कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जा सकते हैं। नाउ एक सिचुएशन अगर हम यहाँ पे ले फेज की, सपोज दैट फेज कैसे निकाला जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
आपको जो इक्वेशन दी जाएगी वो इस तरीके से होगी वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो और इससे हम आई निकालेंगे, ठीक है, जो भी आई आएगा वो देख लेंगे हम क्या आएगा। तो पहला हमारा काम है वी नोट और आई नोट, ये दोनों को हमें पॉजिटिव रखना है, ठीक है। वी नोट और आई नोट शुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दूसरी बात जो है, हम यहाँ पे फेज डिफरेंस जो निकालने वाले हैं उसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो ओमेगा टी है आपका दोनों इक्वेशन में, उसे भी हमें पॉजिटिव रखना है। ये ट्रिक है, ये शॉर्टकट मेथड है, जिससे कि आप जल्दी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। नाउ अगर इक्वेशन में आपको ये दिया हुआ हो, फिर एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे वी नोट साइन ओमेगा टी। और तीसरी बात है, जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो भी सेम होना चाहिए, शुड बी सेम, ये भी सेम होना चाहिए। ये तीन बात अपने दिमाग में रखनी है जब भी आपको फेज डिफरेंस निकालना हो। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ। सपोज दैट कि मेरे पास कोई इक्वेशन दी गई है इस तरीके से, I इज इक्वल टू दिया गया है आई नोट साइन ओमेगा टी, और V की वैल्यू दे रखी है मुझे वी नोट कॉस ओमेगा टी प्लस ये दे दिया π/3। इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया। तो पहले हम बात करेंगे कि वो सारी चीज़ें देखेंगे कि भी किस तरीके से हम फेज निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक किया वी नोट और आई नोट दोनों पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। ओमेगा टी यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ साइन का कंपाउंड, यहाँ साइन है और यहाँ कॉस है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कुछ चेंजेस है, तो हमें कॉस को साइन में बदलना पड़ेगा, या फिर आप साइन को कॉस में बदल लो, दोनों ही चीज़ें ईजी है। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, इस वाली इक्वेशन को मैंने ऐसे लिखा वी नोट, इसको मैंने लिख दिया साइन π/2 प्लस थीटा। सो π/2, तो मैंने पूरा π/2 प्लस जो भी वैल्यू है ओमेगा टी प्लस क्या आ जाएगा π/3। सो v की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी वी नोट साइन ओमेगा टी, तो एज इट इज आएगा, प्लस ये आ जाएगा π/2 प्लस π/3। इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। जब इसे सोल्व करेंगे तो मेरे पास एग्जैक्ट जो वैल्यू आएगी वी नोट आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस ये आ जाएगा 5π/6। तो देखो फेज निकालना अब हमारे लिए काफ़ी आसान है। कैसे फेज निकालेंगे, अब सारी चीज़ें देखेंगे। अब हम जो फेज निकालना चाह रहे हैं वो क्या निकालना चाह रहे हैं, हम v का यानी v विद रिस्पेक्ट टू i फेज निकालना चाह रहे हैं, फेज डिफरेंस। तो जो टर्म मैं पहले ले रहा हूँ v, उसका पहले का पूरा फेज लेना पड़ेगा, तो हमें इसका पूरा फेज लेना पड़ेगा। कितना है, ओमेगा टी प्लस 5π/6। और फिर जो टर्म जिसके साथ मुझे निकालना है, जिसके रेस्पेक्ट में, तो ये है, इसका फेज मैं लेंगे माइनस ओमेगा टी। सो इसे सोल्व करेंगे माइनस ओमेगा टी, तो ये आएगा प्लस 5π/6। और ये काफ़ी कमाल की चीज़ है, क्योंकि ये आपको बार बार पूछी जाती है, और अगर ये चीज़ अगर आपको आ जाती है तो आगे मेरे ख्याल से एसी के चैप्टर में आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं होने वाली है, जिस तरीके से मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि और भी क्वेश्चंस बनते हैं, वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, आप चाहो वैसे क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन एक हमारे पास एक एग्जाम्पल था जिससे हमने ये सारी चीज़ें समझ ली। तो मैं 1 बाय 1, मेरा यही मोटिव रहेगा कि जो क्वेश्चन जो भी चीज़ मैं करवाने वाला हूँ उस पर बेस्ड मैं आपको 2-4 न्यूमेरिकल करूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएँ। चलो आगे की बात करते हैं, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट हो गया, इसको मिटा देते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है, ये लिख लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीज़ है। चलो तो बच्चों, अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अब जो पढ़ेंगे वो है फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो रूल्स हमने सीख लिए कि किस तरीके से फेज को फाइंड आउट करते हैं। अब हम फेजर डायग्राम की बात करते हैं। तो पिछली क्लास के अंदर जो हमने आर के केस में पढ़ा था उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सो आर के केस में हमने बात की थी, तो v की वैल्यू हमने फिक्स कर दी थी। v इज इक्वल टू आया था हमारे पास वी नोट साइन ओमेगा टी, ये तो सब में सेम रहती है, बट यहाँ से i की वैल्यू हमने सोल्व की थी और ये आई थी आई नोट साइन ओमेगा टी। तो सबसे पहले मैं इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँगा, इसको ग्राफिकली मैं देखूंगा, ग्राफिकली किस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो आप देखें यहाँ पे आई नोट जो था उसकी वैल्यू आई थी वी नोट बाई आर। अब आप देखें, जब मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ये ग्राफ मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं वोल्टेज की बात करूंगा। तो वोल्टेज का ग्राफ एक साइनसोइडल फॉर्म इस तरीके से होती है। एक कंप्लीट साइकिल के लिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ, वो ही आपको ध्यान में रखना। ये यहाँ पे t है, ये यहाँ पे 3t/4 है, ये t/2 है और ये है हमारा t/4।
नाउ हम ग्राफिकली इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वैल्यू मेरे पास है वी नोट की, ये वैल्यू मेरे पास है माइनस वी नोट की। ओके, नाउ मुझे देखना है आई को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। इन दोनों का फेज अगर देखा जाए तो फेज कितना होगा, फेज डिफरेंस कितना होगा, देखते हैं। ये दोनों की, इसका ओमेगा डी है फेज, इसका भी ओमेगा डी है, दोनों को माइनस करोगे तो डेल्टा फाई की वैल्यू यहां से 0 आ जाएगी। इसका मतलब 0 का मतलब यह है कि वी और आई दोनों सेम फेज में होंगे। वी और आई के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, मतलब दोनों सेम फेज में होंगे। यही बात समझ में आ रही है यहाँ से, वी और आई दोनों सेम फेज में होंगे क्योंकि उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस हमें मिला ही नहीं, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 होगा। सो आई की वैल्यू अगर निकालें तो आई का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से मैं बना लेता हूँ, और ध्यान रहे वहाँ पर उसी तरीके से एक साइनसोइडल फॉर्म में ही चलेगा। ये अपना ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये था हमारा v इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, और ये जो ग्राफ है ये हमारा है I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। अब कई स्टूडेंट्स के दिमाग में कुछ क्वेश्चन ये आता है कि ये ग्राफ आपने नीचे क्यों बनाया, क्योंकि ये ग्राफ इसलिए नीचे बना क्योंकि वी नोट में से कुछ डिवाइड कर रहे हैं, वी नोट में से कुछ डिवाइड करेंगे, इसका मतलब वैल्यू कम हो जाएगी, तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, तो हमारे पास ये वैल्यू कम हो जाएगी, इसका मतलब ग्राफ तो ऐसा ही होगा, बट वैल्यू कुछ कम रहेगी, किससे, वी नोट से कम रहेगी, है ना। तो इस तरीके से मैंने ग्राफ को नीचे मतलब इससे डाउनवर्ड दिखाया है, इससे नीचे ही रहेगा हमेशा ये ग्राफ। तो ये था हमारा एक ग्राफ। अब हम बात करेंगे कि फेजर डायग्राम कैसे सीखे। तो फेजर डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट जो पार्ट हम पढ़ने वाले फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम की बात करते हैं। फेजर डायग्राम पूरे एसी के चैप्टर में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ अभी हमने पढ़ा है कि भाई यहाँ पे अगर मैं फेज बनाऊँ इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस मैंने लिया, और यहाँ पे मैं फेज बनाऊँ तो अब देखें ये जो वी नोट है, ये जो आर के कारण जो वी नोट है, ठीक है, ये हमेशा करंट से ऑलवेज ग्रेटर होगा, ऑलवेज करंट से ज़्यादा होगा। वैसे भी देखा ये वैल्यू ज़्यादा है, इससे वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ जो वोल्टेज हम लेंगे वो वोल्टेज, केवल मैं वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, वो भी मैक्सिमम पीक वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं वी नोट आर के कारण जो वोल्टेज है उसकी बात कर रहा हूँ। करंट की जो वैल्यू आई है मेरे पास कितनी आई, आई नोट, और वो आर से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब वो इससे पीछे रहेगी। सो यहाँ पे हम वी नोट ही ले लेते हैं, तो करंट इससे थोड़ा पीछे रहेगी, तो ये कितनी हो जाएगी, आई नोट। और जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है वो होगी वी नोट साइन ओमेगा टी, केवल मैं इनका फेज ले रहा हूँ, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड के बीच में, क्योंकि दोनों का फेज डिफरेंस सेम है, दोनों एक ही लाइन के अलोंग है, इसका मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस सेम है, और ये एंगल हमारे पास कितना है, ओमेगा टी। तो ये मिलेगा वी नोट साइन ओमेगा टी, और ये मिलेगा आपको आई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट साइन ओमेगा टी। तो ये इसका फेजर डायग्राम है जो हमने समझ लिया है, इस तरीके से फेजर डायग्राम हमने सीखा। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं पावर देखूंगा कि कितनी पावर, एवरेज पावर, ये हम बाद में लेंगे सारी चीज़ें, एक बार हम एल के बारे में और देख लेते हैं, फिर सी के बारे में देखेंगे, और इसी तरीके से फिर हम एलसीआर सर्किट देखेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे डिफरेंट टाइप के। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ तो एसी का चैप्टर जो है वो बहुत आसान चैप्टर है, अगर आपको कुछ चीज़ें अगर अच्छे से समझ में आ जाती हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, इस बार हम सेकंड टॉपिक ले रहे हैं, प्योर इंडक्टर की बात करते हैं। प्योर इंडक्टर, जब एसी के किसी सोर्स को हम प्योर इंडक्टर एल के साथ जोड़ दें, ठीक है, एसी कंटेन ओनली प्योर इंडक्टर, उस केस में क्या वैल्यूज आएंगी आई की और वी की। मैंने आपको हमेशा डेरिवेशन करने से पहले मैंने आपको एक बात बताई है, हमेशा हमें वी से आई निकालना होता है, तो वी से आई निकालना होता है। तो हमने क्या ली, एक क्वाइल कंसिडर की हमने, डिफरेंट नंबर, मतलब जिसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ टन्स की, और उस क्वाइल को हमने जोड़ दिया किसी एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज के साथ। ये क्वाइल है जिसका इंडक्टेंस एल है, और इस क्वाइल को हमने जोड़ दिया है वी नॉट साइन ओमेगा टी एसी सोर्स से। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जितना भी वोल्टेज इस क्वाइल का होगा वो इसके अक्रॉस चला जाएगा वी एल, क्योंकि पैरेलली कनेक्टेड है। तो अगर किरचॉफ लूप लगाएं, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लूप,
KVL से अगर हम देखें तो जितना भी वोल्टेज है वो कितना आएगा, क्योंकि पीछे की तरफ वोल्टेज बनेगा इसमें, और वो बैक वोल्टेज बनता है हमारा -LdI/dt। सो टोटल वोल्टेज का जो सम है V माइनस कितना हो जाएगा, VL = 0। यही है KVL, सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस एनी क्लोज लूप ऑलवेज 0। नाउ सो हेयर यहाँ पे V + VL की बात करेंगे है को टोटल वोल्टेज, तो VL जो वोल्टेज है वो कितना है, -LdI/dt। ये वोल्टेज हम यहाँ पे रख देंगे V -LdI/dt = 0। अब हमें क्या करना है, बस डेरिवेशन सोल्व करना है, हमें V से क्या निकालना है, I निकालना है। हमारे दिमाग में एक ही बात रहनी चाहिए, हम ऑलवेज यहाँ V से I निकालेंगे, ठीक है, ये हमारा मोटिव रहेगा। चलो सोल्व करके देखते हैं क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसको मैंने लिखा V = ये हो जाएगा LdI/dt। सो DI की वैल्यू अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो DI जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा V/L × dt। देखना आप, DI हमें निकालना है, सो V की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। V की वैल्यू है V0 sin ωt /L × dt। थोड़ा इसको फर्दर सोल्व करते हैं। अच्छा, V से हमें I निकालना है, तो DI निकालने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और ये जो चीज़ मैं करने वाला हूँ ये कंप्लीट साइकिल के लिए करने वाला हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान में भी रखनी है। सो DI को हम सॉल्व करेंगे तो DI का इंटीग्रेशन तो कितना आ जाएगा, I आ जाएगा। नाउ इसका इंटीग्रेशन करेंगे पूरा कंप्लीट, V0 sin ωt /L × ये आ जाएगा dt। और इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा V0 देखो V0 इसका जो इंटीग्रेशन है ये कितना आएगा, V0/L तो बाहर आ गया। sin ωt का जो इंटीग्रेशन होता है वो -cos ωt होता है, -cos ωt। सो ये आ जाएगा cos ωt, -cos ωt। अब देखो ωt का वो करना है तो ωt का करेंगे तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा +c आ जाएगा। ये हमने कोई इक्वेशन ले ली है, सपोज दैट मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। नाउ हमें I की वैल्यू सॉल्व करनी है, यहाँ से देखते हैं कैसे सॉल्व हो पाएगी, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं हम। सो I = मेरे पास ये वैल्यू आई। अब मैं इसका पूरा कंप्लीट एवरेज वैल्यू निकाल लेता हूँ। सो एवरेज वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल की बात करते हैं, फॉर कंप्लीट साइकिल की बात करते हैं जब, तो दोनों तरफ एवरेज ले लो, इधर भी एवरेज लो, I का एवरेज लो, ये वैल्यू तो बाहर आ जाएगी -V0/ωL, और इसका एवरेज लेंगे हम cos ωt का एवरेज +c। अब आपको मालूम होना चाहिए कंप्लीट साइकिल के लिए करंट की एवरेज वैल्यू हमेशा 0 होती है। सिंस यहाँ पे लिख देता हूँ I जो है फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए I 0 होगा, और यहाँ से हमें ये भी पता है कि cos ωt की वैल्यू भी 0 होगी। फाइनली इसको क्या लिखा जा सकता है, अगर cos ωt की एवरेज वैल्यू 0 है, I की वैल्यू 0 है, तो C जो है यहाँ पे 0 आ जाएगा, C = 0। ये इस इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से हम इसको क्या लिख सकते हैं, सो I = लिखा जाएगा -V0/ωL, और ये आ जाएगा मेरे पास cos ωt। ये इक्वेशन 3 ले लेते हैं। अब हमारे पास क्या है कि ये जो इक्वेशन आई है I = -V0/ωL cos ωt, इसे हम थोड़ा फर्दर सोल्व करके देखते हैं, क्योंकि हमें इसको साइन के फंक्शन में लाना है। तो हमें इसको साइन के फंक्शन में लाने के लिए मुझे क्या करना होगा वो देखते हैं। मैं इस cos ωt को चेंज करूँगा, थोड़ी बहुत मैथ्स है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, क्या देखना, I = मैंने लिखा माइनस, यानी माइनस अंदर ले लूँगा, ωL सॉरी V0/ωL है, तो ये है V0/ωL, ऐसे की ऐसे है। -cos ωt को मैं क्या लिख सकता हूँ, -cos ωt को हम क्या लिख सकते हैं, तो जो -cos ωt है उसे हम क्या लिख सकते हैं वो देखें, साइन, इसे हम लिख सकते हैं sin ωt, और ये आ जाएगा प्लस sin ωt +π/2, तो माइनस नहीं होता, -π/2।
ये वैल्यू मेरे पास आ गई है, क्योंकि साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 को हम यहाँ पे माइनस अगर बाहर ले लें तो इस तरीके से साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 को हम कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो कॉस ओमेगा टी इसे लिखा जा सकता है, किसको लिखा जा सकता है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 को। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, अब आगे की बात है, उसे सोल्व कर लेते हैं। तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आ गया। अब आप देखो ये इक्वेशन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस इक्वेशन को देखेंगे। अब ये जो वैल्यू है, ये जो टर्म है वी नोट बाई ओमेगा एल, इसे क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेयर वी नोट बाई ओमेगा एल जो है उसको मैं लिख सकता हूँ आई नोट। और ये वी नोट बाई ओमेगा एल को आई नोट क्यों लिखा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये जो नीचे जो टर्म लिखी हुई है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का वर्क करता है। तो वी नोट अपॉन समथिंग रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, करंट। अब ये वी नोट बाई ओमेगा एल को क्या लिखा जा सकता है, यहाँ ओमेगा एल जो होता है उसे हम एक्स एल लिखेंगे, जिसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे आगे चल के। और ओमेगा एल को हम यहाँ बोल सकते हैं, ओमेगा एल जो है यहाँ पे एक्स एल है। सो यहाँ पे आ जाएगा सोल्व करने के बाद, थोड़ा मैं मिटा रहा हूँ इसको, ध्यान से समझना पूरी लाइनों को। ये जो वी नोट बाई ओमेगा एल है इसे हमने आई नोट लिख दिया और इसे हम ओमेगा एल को एक्सएल लिख देते हैं। सो फाइनली मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। सो ये हमारे पास एक रिजल्ट है, ये रिजल्ट हमें याद रखना है। ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आगे चल के हमें काफ़ी चीज़ें सिखाने वाला है। नाउ अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जिनको हम अलग से डिफाइन करेंगे, सारी चीज़ें। ये जो ओमेगा एल एक्स एल जो भी है इसको हम अलग से डिफाइन करेंगे। ये इक्वेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ इधर। ओके, तो मेरे पास जो वैल्यूज़ थी वो क्या थी, उसी को हम देखेंगे। अब आगे क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से ओमेगा टी। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि ये टर्म क्या है, ये एक्सएल यहाँ पे क्या है, इसे बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसे क्या कहेंगे हम, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। कब करेगा, जब उस की जगह मतलब किसी वायर की जगह एक कॉइल आपने अटैच कर दी है किसी भी एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज के साथ, तो ये जितना भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगी ना, उसे ही हम इसको इंडक्टिव रेजिस्टेंस कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन हम बोलते हैं तो क्या हम लिख सकते हैं, इट इज द रेजिस्टेंस, it is the resistance offered by the inductor coil। ठीक है, कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, ठीक है। इंडक्टर कॉइल इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये इसकी डेफिनेशन होगी। सो कंप्लीट इसके बारे में हम बात करेंगे, वो क्या है। एक्सएल का जो फॉर्मूला था हमारे पास वो क्या है, ओमेगा एल, और इस एक्सएल को हम 2πf इंटू एल भी लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ। अब हम सारी चीज़ें देखेंगे यहाँ पे। तो एक्सएल का हम डायरेक्ट यहाँ पे अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ किस तरीके से आएगा, इधर मैं एक्सएल ले लूँ और इधर मैं फ्रीक्वेंसी ले लूँ, तो एक्सएल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ है। सो एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ। तो जो ग्राफ होगा वो एक आपका स्ट्रेट लाइन आएगा और वो ओरिजिन से पास करेगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है जब हम एक्सएल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। नाउ अनदर सिचुएशन, अब हम बात करेंगे फॉर डीसी। अगर हम डीसी की बात करते हैं तो डीसी के केस में क्या होगा, आपको मालूम होना चाहिए कि डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो फ्रीक्वेंसी डीसी की 0 होती है, तो ये 0 पुट करने के बाद एक्सएल की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0। यानी कहने का मतलब जब आप डीसी सोर्स यूज करोगे किसमें, कॉइल के अंदर, तो उस केस में वो कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगी। इसका मतलब डीसी जो है, ठीक है, यानी कहने का मतलब है इंडक्टर कॉइल के अंदर डीसी इजीली फ्लो कर सकती है, बट एसी में कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा आपको। डीसी इजीली फॉलो कर सकती है, फ्लो कर सकती है। ये हमारे पास इसके कुछ पर्सनल चीज़ें हैं। अब हमने ये पढ़ा है कि भी ये एक्सएल क्या है, इसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी कर ली है, सारी चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ ली है।
नाउ अब हम आगे बात करेंगे कि भी किस तरीके से फेजर डायग्राम निकाला जाता है। तो हमारे लिए इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन को लेकर हम फेजर डायग्राम सीखेंगे और ये सारी वैल्यूज़ भी मैं अलग से एक ग्राफ में ले लूँगा और वो मैं आपको समझाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं कि फेजर डायग्राम हम कैसे निकालते हैं। तो अब फेजर डायग्राम की बात करते हैं। इक्वेशन हमें याद रहनी चाहिए। तो हमारे पास दो इक्वेशन आई थी। तो पहली इक्वेशन हमारे पास हमने ली थी v इज इक्वल टू थी v0 साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन थी कब, एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज हमने दिया था तब। और करंट की वैल्यू I इज इक्वल टू आई है हमारे पास आई नोट साइन, ये आई है आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब दोनों इक्वेशन से हमें फेज निकालना पड़ेगा, फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा, कितना होगा। तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि फेज डिफरेंस कितना होगा और ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं। यानी अगर आप I का V के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो विद रेस्पेक्ट टू V, तो पहले I का फेज आएगा फिर बाद में माइनस होके V का आएगा। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम I की बात कर लेते हैं। तो I का जो फेजर डायग्राम फेज आया है हमारे पास ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू और यहाँ से ये आ जाएगा माइनस ओमेगा टी, ये V का है। सो यहाँ से हम लिखेंगे कि ये माइनस पाई बाई टू आ गया। ये जो माइनस का जो ये माइनस जो साइन आया है ये बताता है कि ये पीछे है। कौन पीछे है, कौन पीछे है, I पीछे है। किससे पीछे है, V से पीछे है। कितना पीछे है, पाई बाई टू फेज में पीछे है। तो ये हमें अगर सपोज दैट अगर हम इसको ऐसे करते, ऐसे ना करके हम ये बोलते कि अगर हम फेज डिफरेंस निकालें V का विद रिस्पेक्ट टू I, तो उस केस में सोल्व करने के बाद ये आता प्लस पाई बाई टू। इसका मतलब ये क्या है, आगे है। तो ये चीज़ें बड़ी कमाल की चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो करंट से कितना आगे है, पाई बाई टू आगे। कितना आगे, पाई बाई टू आगे है, ठीक है। और अगर हम कहें कि करंट वोल्टेज से कितना पीछे है, पाई बाई टू पीछे है, तो पीछे जहाँ पे आएगा उसका मतलब है नेगेटिव, आगे होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो ये है टू लेग बिहाइंड और ये लीड कर रहा है, टू लीड, ठीक है, ओके। अब हम ना इसका फेजर डायग्राम बना के देखते हैं कि भी किस तरीके से फेज और फेजर डायग्राम बनाया जा सकता है। तो टॉपिक को मैं कंप्लीट करने वाला हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। पूरा इंडक्टर का हमने समझा है, अभी देखना है कैसे क्या करना है। अभी हमें पहले तो ग्राफिकली मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा ग्राफिकली। तो ग्राफिकली इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ बना रहे, तो मैं सबसे पहले वोल्टेज का पहले बना लूँगा। ये मेरे पास वोल्टेज का ग्राफ है और ये जीरो से T/4, T/2, 3D/4, 3T/4 और ये फाइनली T है। अब मुझे करंट का देखना है, इसके साथ में करंट का ग्राफ कैसे बना सकता हूँ। सो करंट की वैल्यू देखनी है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है। तो यहाँ की अगर बात करते हैं तो यहाँ ओमेगा टी जीरो है। जब यहाँ ओमेगा टी जीरो है तो हमें V पे बिल्कुल फोकस नहीं करना, हमें सिर्फ I के ऊपर फोकस करना है। ओमेगा टी को यहाँ पे जीरो रखो, तो एक बार मैं रख के देख रहा हूँ। सो ये आ जाएगा, केवल मैं टर्म लिख रहा हूँ आई नोट साइन ओमेगा टी को जीरो रखा माइनस पाई बाई टू। सो ये आ जाएगा आई नोट, यहाँ से आ जाएगा आई नोट साइन माइनस पाई बाई टू। साइन माइनस पाई बाई टू 1 होता है, -1 होता है, माइनस बाहर आ जाता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये बाहर आ जाएगा आई नोट। तो हम यहाँ पे वैल्यू तो निकाल चुके हैं, पहले ही हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमारे लिए ग्राफ को बनाना मुश्किल ना हो और ग्राफ हमसे इजीली बन जाए। ये वी नोट का ग्राफ। अब साइन माइनस पाई बाई टू कितना होगा, -1 होगा, माइनस आई नोट, तो वैल्यू रखेंगे। ये किसकी वैल्यू थी, वी नोट की, ये वैल्यू थी माइनस वी नोट की। अब हम यहाँ पे ग्राफ के अंदर ये वैल्यू मैं मेंशन करूंगा, ये वैल्यू है प्लस आई नोट, यहाँ से यहाँ तक प्लस आई नोट है मैक्सिमम, और ये इससे नीचे रहेगा ग्राफ। सिमिलर केस है वही जो हमने पहले सॉल्व किया था। यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है, 2 लाइनें मैंने ड्रॉ कर दी, ये वैल्यू माइनस वी नोट की है और ये वैल्यू हो गई हमारी माइनस आई नोट की, यहाँ से यहाँ तक। अब ग्राफ को सोल्व करना है हमें बहुत आसानी से। अब मुझे पता है कि ओमेगा टी को मैंने जीरो रखा,
तो ओमेगा टी को जब मैं 0 रखूंगा तो माइनस साइन पाई बाई 2 मतलब माइनस आई नोट। तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करेगा। अब आगे की बात करते हैं। यहाँ ओमेगा टी पाई बाई 2 होता है, जब पाई बाई 2 रखोगे, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0, साइन 0 0 और ये 0, तो ये पूरी वैल्यू 0, यानी यहाँ पे वैल्यू 0। तो ग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट करेगा और ये 0 पे जाएगा, इस तरीके से ये 0 पे जाएगा। अभी बात समझना है आपको अच्छे से। इसके बाद की अगर बात करते हैं, यहाँ पे पाई आ जाता है, साइन पाई। अगर हम पाई रखें, केवल हमें किसकी बात करनी है, हमें करंट की बात करनी है। ओमेगा टी की जगह पाई रखो, पाई माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2 हो जाएगा। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है और 1 को मल्टीप्लाई करोगे आई नोट आ जाएगी। ये थोड़ा सोचने वाला है। ये आई नोट की वैल्यू है, तो जहाँ भी यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी आई नोट की, तो ग्राफ आपका इस तरीके से चलेगा और मैक्सिमाइज हो जाएगा आई नोट पे। उसके बाद यहाँ की बात करते हैं। अब इस ग्राफ को यहीं पे देख के बनाया जा सकता है। इस ग्राफ को हम ना इसी तरीके से, यहाँ पे वैल्यू 0 मिलेगी, उसके बाद यहाँ पे फिर मिनिमम में मैक्सिमम मिलेगी, मिनिमम में मैक्सिमम, और ये ग्राफ आ जाता है हमारा आई नोट। तो ये जो ग्राफ है, ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है, ये हमारा आया आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 का ग्राफ है। ये है हमारा फेज, जैसे ग्राफिकली साइनसोइडल फॉर्म में इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। ये आई का ग्राफ है और ये ऊपर वाला जो ग्राफ है ये हमारा वी का ग्राफ है। ये होता है वी नोट साइन ओमेगा टी का ग्राफ। ओके, अब हम बात करेंगे फेजर डायग्राम की। तो फेजर डायग्राम हम कैसे सीखेंगे, फेजर डायग्राम तो वही बात है, बस पहले समझ लेते हैं। अच्छा, फेजर डायग्राम समझने से पहले हमें कुछ बातें देखनी पड़ेंगी कि कौन आगे है कौन पीछे है। ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी कि कौन यहाँ पे आगे है और कौन पीछे है। तो मेरी बात समझने से पहले फेजर डायग्राम के अंदर यहाँ फेज की बात कर लेते हैं, फेज डिफरेंस। अगर मैं आई का वी के रिस्पेक्ट में बनाऊँ तो आई जो है वो वी से पाई बाई 2 पीछे रहेगी। अगर मैं वी का आई के रिस्पेक्ट में बनाऊँ तो वी जो है वो आई से पाई बाई 2 आगे रहेगा। बात तो दोनों सेम ही है, कैसे भी बोलो, चाहे आई को वी के रिस्पेक्ट में बोलो, चाहे वी को आई के रिस्पेक्ट में बोलो, बात तो वही है। चलो इसका फेजर डायग्राम बना के देखते हैं हम कैसा आएगा। तो हमने ये बनाया एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इसी तरीके से मैं पूरा फेजर डायग्राम बनाता हूँ। थोड़ा मैं मिटा देता हूँ ताकि इजीली आपको ये चीज़ें समझ में आए। फेजर डायग्राम के केस में इधर ही मिटा देते हैं, हमें ये लाइनें याद रखनी है बस। और ये ग्राफ बना लेता है। अभी ये ग्राफ देखो किस तरीके से आएगा फेजर डायग्राम। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये है मेरे पास वाई एक्सिस। ओके जी, तो पहले हम बात करेंगे वी और आई की। तो वी आगे है कितना, पाई बाई 2 आगे है किससे, आई से। तो पहले मैं वी अगर बनाऊं तो वी मुझे दिखाना पड़ेगा इस तरीके से, थोड़ा ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, वैल्यू ज़्यादा होंगी, मैक्सिमम वैल्यू उसकी वी नोट होगी। और ये एंगल मुझे ओमेगा टी दिखाना है, ओमेगा टी। ओके जी, करंट जो है यानी ये जो वी नोट है, ये जो वी है, ये आगे होगा करंट से। तो करंट जो है फेज में थोड़ी छोटी रहती है, क्यों, क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंस एक्सएल आ गया, इसलिए हम उसको थोड़ा छोटा बनाएंगे, है ना। ये चीज़ आपने दिमाग में रखना, आई नोट, क्योंकि जो आई नोट आएगा वो हमारे पास आया था वी नोट बाई एक्सएल और इसे हमने लिखा था वी नोट बाई ओमेगा एल। तो कुछ नीचे आ गई वैल्यू इसकी, मतलब इसका मतलब आई की वैल्यू इससे कम मिलेगी। और ये कितने एंगल से पीछे है, ये एंगल से पीछे है पाई बाई 2। अब इसकी इक्वेशन भी लिखी जा सकती है। अगर हम v की इक्वेशन लिखें तो v की इक्वेशन लिख सकते हैं, और i की इक्वेशन लिखें तो i की भी लिख सकते हैं। ये क्या है हमारे पास, आई नोट मैक्सिमम वैल्यू के साथ मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ। सो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि अगर इधर चलूँगा, अगर मैं v से इधर चलूँगा तो करंट i लिखा जाएगा। ये ओमेगा टी है और ये पाई बाई 2 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी बचेगी भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये वैल्यू होगी। बट इसके बारे में हमें देखना नहीं है, हमें वैसे ही पता है आई की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, यहाँ से सोल्व करने के बाद आएगी आई इज इक्वल टू आएगा आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और ये हम डिस्कस भी कर चुके थे। इसी से हमें पता चला कि किस तरीके से फेज निकाला जा सकता है। तो ये इसका फेजर डायग्राम है। फेजर डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगली जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर मैं एल की जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनके फंडे बनाऊंगा और आप डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। 2-4 न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं नेक्स्ट फेज की क्लास में। अच्छा, तो आप लोगों को
बिल्कुल कहीं नहीं जाना, आप यहीं पे बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए नए वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं और आपके लिए वो फ्यूचर टाइम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो। तो इसलिए आज जो हमने पढ़ा है इस पे बेस्ड आपको जहाँ कहीं से भी कुछ रिसोर्सेज मिलते हैं, कहीं से भी आप उनसे ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इसको प्रैक्टिस में लाइए और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखिए, आपको बहुत अच्छा फील आएगा। यही तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो, थैंक यू, और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।